डियर स्टूडेंट्स, आज से हमारा नया शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 प्रारंभ हो रहा है। इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कोविड-19 के कारण उपस्थित परिस्थितियों के कारण आप सभी घर पर रहकर ही अध्ययन करें, सुरक्षित रहें और आप घर पर रहकर ही अध्ययन करते हुए अपार सफलता प्राप्त करें, इसकी मैं मंगल कामना करती हूँ। बीकॉम सेकेंड ईयर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स ग्रुप, जिसे EFM ग्रुप भी कहते हैं, इसमें 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, और सेकंड पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार। इस पेपर का उद्देश्य है आप सभी स्टूडेंट्स को बैंकिंग की सैद्धांतिक और व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना। इस पेपर को 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। फर्स्ट यूनिट जो है उसमें भारत में बैंकिंग अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे हम। इसमें 3 अधिनियम हैं हमारे कोर्स में। पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 और तीसरा अधिनियम है बैंकिंग कंपनी अधिग्रहण एवं हस्तांतरण अधिनियम 1970। ये 3 अधिनियम हमारे कोर्स में हैं। सेकंड यूनिट में हमें बैंक और ग्राहक के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन करना है। बैंक में जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं, खाता खुलवाते हैं, तो हम बैंक के ग्राहक बन जाते हैं। और जब बैंक और हमारे बीच में व्यवहार होता है, ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बैंक और ग्राहक के बीच में सामान्य और विशिष्ट संबंध उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट संबंध से अभिप्राय है कि बैंक के आपके प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं, दायित्व क्या हैं और बैंक के अधिकार क्या हैं, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। इन संबंधों की समाप्ति कब हो जाती है, बैंक और ग्राहक के बीच के संबंधों की समाप्ति कब हो जाती है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। पासबुक क्या होती है। बैंक में जब भी हम अकाउंट ओपन करते हैं तो एक डायरी हमें प्रदान की जाती है जिसे पासबुक कहते हैं। इस पासबुक में आपके और बैंक के बीच में जो भी व्यवहार होते हैं, यानी आप जो भी पैसा धन जमा करवाती हैं और विड्रॉ करते हैं, उसकी पूरा लेखा जोखा इस पासबुक में होता है। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं और उनका संचालन किस प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑपरेशंस। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि बैंक में चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से खाते खोले जा सकते हैं। इनमें धन किस तरह से जमा करवाया जाए और किस तरह से विड्रॉ किया जाए, इन सब के संबंध में हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ कस्टमर, विभिन्न प्रकार के ग्राहक। बैंक में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 10 साल या उससे अधिक है और अनेक प्रकार की संस्थाएं जैसे कंपनी, साझेदारी फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, सहकारी समितियां, ये कॉलेज, स्कूल, इन सभी संस्थाओं के बैंक में खाते खोले जा सकते हैं। ये संस्थाएं जब बैंक में खाता खोलती हैं, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जैसे विवाहित महिला,
किसी पागल व्यक्ति का खाता है, किसी शराबी व्यक्ति का खाता है, एक ट्रस्ट का अकाउंट है। ये विभिन्न व्यक्ति जब बैंक में खाता खोलते हैं तो इनके संबंध में क्या नियम है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ कस्टमर के अंतर्गत। थर्ड यूनिट है हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, विनिमय साध्य विलेख। हस्तांतरण का एक सामान्य नियम यह है कि आप अपने से अच्छा अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप धन का हस्तांतरण चेक, विनिमय बिल और प्रतिज्ञा पत्र, जिन्हें हम विनिमय साध्य विलेख कहते हैं, इनके माध्यम से करते हैं तो प्राप्त करने वाले को इन चेक्स को, प्रपत्र को देने वाले से बेहतर अधिकार प्राप्त होता है। ये विनिमय साध्य विलेख क्या हैं, इनके प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स के अंतर्गत। इन विनिमय साध्य विलेखों का रेखांकन, क्रॉसिंग क्या होता है, एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। इसके अतिरिक्त पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंक्स, अर्थात जिस बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं वो बैंक जब आपके द्वारा लिखे गए चेक्स का भुगतान करता है तो उसे हम भुगतानकर्ता बैंक कहेंगे, और वही बैंक जब आपके पक्ष में लिखे गए चेक्स का संग्रहण करता है तो यह संग्राहक बैंक कहलाएगा। आपका बैंक आपके भुगतानकर्ता बैंक या कलेक्टिंग बैंकर के रूप में जब कार्य करता है तो इसमें उस बैंक के अधिकार क्या हैं, दायित्व क्या हैं, ये कार्य करने में अनेक प्रकार का जोखिम है, तो बैंक को इन जोखिम के प्रति कौन कौन से प्रोटेक्शंस, संरक्षण प्रदान किए गए हैं, और बैंक चेक्स का भुगतान करते समय और चेक्स का संग्रहण करते समय बैंक को क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, अर्थात क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फोर्थ यूनिट है इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग ऑफ बैंक फंड्स। अन्य सभी व्यापारिक संस्थाओं की तरह बैंक का भी उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। बैंक के जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, बैंक के जो फंड्स हैं, बैंक में जो मेन फंड्स इकट्ठे होते हैं वो हम जमाओं के रूप में बैंक को जो धन प्रदान करते हैं चालू खाते में, बचत खाते में और सावधि जमा खाते में, इन खातों में जमाओं के रूप में जो बैंक को फंड्स प्राप्त होते हैं वो बैंक के मेन सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं। इनका बैंक ऋणों के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, विनियोग के रूप में इनको विनियोजित करता है। तो बैंक में हम जो धन जमा करते हैं उसका उद्देश्य होता है अपने धन को सुरक्षित रखना। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह निर्देश जारी किए हैं सभी बैंकों को कि वे टोटल जितना डिपॉजिट्स प्राप्त करते हैं उसका 100% इन्वेस्टमेंट वो नहीं कर सकते हैं। कुछ उसका विनियोग अलाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल होता है और कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है इन फंड्स का। नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय है कि आरबीआई के द्वारा जो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और प्रतिभूतियां इत्यादि निर्धारित किए गए हैं, बैंकों को अनिवार्य रूप से इनमें विनियोग करना पड़ता है, रखना पड़ता है, अपना जमा का धन रखना पड़ता है, जिसके बदले में इनको ब्याज या लाभांश के रूप में किसी भी प्रकार की आय प्राप्त नहीं होती है। बैंक के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स, अर्थात सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण। बैंक बिना संपत्ति की जमानत के सामान्यतः ऋण प्रदान नहीं करते हैं। तो बैंक में जब संपत्ति की जमानत के रूप में ऋण के बदले में ऋण प्रदान किया जाता है तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ग्रहणाधिकार, लियन, प्लेज, गिरवी, हाइपोथेकेशन, प्राधियन, कैश क्रेडिट, नकद साख,
ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिलों की कटौती, क्लीन एडवांसेस, अप्रेजल ऑफ लोन्स एप्लीकेशन। अर्थात बैंक में जब आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो जितने राशि के ऋण की आपने मांग की है, आप उसको प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, इसके संबंध में बैंक आपके द्वारा दी गई आवेदन का मूल्यांकन करता है और फिर उसके आधार पर आपको ऋण प्रदान करता है। बैंक में समय समय पर बैंक के कार्यविधि में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया था, जिनकी रिपोर्ट्स के आधार पर बैंकों की कार्यविधि में सुधार किए गए हैं। ये प्रमुख जो समितियां हैं, टंडन समिति, कोरे कमेटी और नरसिम्हन कमेटी। इन सभी कमिटीज की क्या रिकमेंडेशंस थी और कितना इन रिकमेंडेशंस को माना गया है, पूरा किया गया है, इन सब के संबंध में हम यूनिट 4 में अध्ययन करेंगे। 5th यूनिट है आपकी लेटर ऑफ क्रेडिट, साख पत्र। जब बैंक में या बैंक के किसी ग्राहक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा आयात और निर्यात का व्यवसाय किया जाता है तो सामान्यतः आयातक के पक्ष में बैंक के द्वारा आयातक की तरफ से निर्यातक के बैंक के द्वारा निर्यातक के पक्ष में एक साख पत्र जारी किया जाता है, जिसमें बैंक निर्यातक को आयातक की तरफ से भुगतान करने की गारंटी प्रदान करता है। टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र के प्रकार, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पर्सनल लेटर ऑफ क्रेडिट, व्यक्तिगत साख पत्र, और कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट, व्यापारिक साख पत्र। फिर है प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी बैंक में आप साख पत्र किस तरह से खुलवा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रिकॉशंस इन मेकिंग पेमेंट ऑफ एलसी, साख पत्र का भुगतान करते समय बैंक को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉड्स इन बैंक। बैंक में लगातार धोखाधड़ी की जो संख्या बढ़ती जा रही है, वो कितने प्रकार के होते हैं और इन धोखाधड़ी को किस तरह से रोका जा सकता है, इन सब के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपका जो सिलेबस है वो 5 यूनिट में विभक्त है और इनका अध्ययन करने के लिए जो बुक्स रिकमेंड की गई हैं वो नीचे उनके बारे में विस्तार से दिया गया है। आप इनमें से हिंदी या इंग्लिश में कोई भी बुक परचेज करके अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और YouTube पर हम बराबर इसके संबंध में लेक्चर आपको देते रहेंगे। आप उनको ध्यान से सुनिए और समझिए। धन्यवाद।